दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी निफ्टी बैंक 400-500 पॉइंट नीचे। मिड कैप को देख सकते हैं नीचे आके बंद हो चुका है और स्मॉल कैप ने न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। तो मार्केट के अंदर वीकनेस अभी भी चल रही है। टेक्निकल्स में देखते हैं क्या ब्रेकडाउन इसमें हो चुका है या फिर नहीं। स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स लाल में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो आधी कंपनीज के सेक्टर माइनस में, आधे सेक्टर्स प्लस में आके बंद हुए हैं। और एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूँगा जिसका रिएक्शन आपको कल के मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए, इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे ना तो वो हल्का हुआ है, कम हुआ है, यानी 1.55% तक ये पहुंच चुका है जुलाई के मंथ में। सो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी। मिंट का जो पोल है उसमें 22 इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि ये जो इन्फ्लेशन है ये घट के पहुंच जाएगा 1.4% तक, और ये आपको लोएस्ट देखने को मिलेगा जनवरी 2014 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1.40% की एक्सपेक्टेशन थी और कितना आ चुका है 1.55% का। तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कम हुआ है बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। और इसके रिएक्शन में हो सकता है कल के दिन हम थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के अंदर देख पाए ओपनिंग के अंदर। उसके बाद में क्या होता है वो आगे चल के पता चलेगा। साथ में आप देख सकते हैं रेंज कुछ ऐसी थी कि 1.1 से लेकर 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे 1.55 है, तो इतना भी खराब नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज क्या था तो 1.4 की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की गई थी। साथ में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो इन्फ्लेशन ये बॉटम आउट हो चुका है। यानी बॉटम आउट का मतलब ये है कि जितना गिरना था उतना गिर चुका है। अगस्त के मंथ से आपको ये इन्फ्लेशन अब वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो कितनी क्या एक्सपेक्टेशन होगी अगस्त के मंथ की। बाकी हाँ, इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है जो कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, निफ्टी के टेक्निकल्स में सिग्नल देखते हैं, इंडिकेशन देखते हैं। ये आपके सामने वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को अपन देखते हैं, इन्वेस्टर देखते हैं मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो मार्केट गिरा था ये बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स के साथ में मार्केट गिरा था। यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको सिंपल ट्रेंड देखने को मिलेगा बेसिक सा, जिसमें स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। इसके अंदर आप देखोगे ना गोले के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि पिछले कंटिन्यूसली हम बोल सकते हैं टोटल 6 हफ्ते से क्लोजिंग निफ्टी ने लाल में दी है। और ये जो आप ग्रीन अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अभी तक हफ्ता खत्म हुआ नहीं है। हो सकता है हफ्ता खत्म हो तो उसके बाद में ये भी हमको रेड देखने को मिल जाए, या हो सकता है ग्रीन देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली पिछले कुछ हफ्तों से, जिसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 हफ्ते कंटिन्यूसली मार्केट लाल निशान में आके बंद हो चुका है। सो ये हम कल बात कर चुके थे कि अभी जो रेंज बनी हुई है निफ्टी की वो एक बॉक्स के अंदर कैद है, जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप देखोगे तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बने उसी के बीच में निफ्टी घूमा। आज के दिन इससे आउट होने की कोशिश की है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इस रेंज के अंदर अभी निफ्टी बाउंड है, बंद है। सो मार्केट को फ्रेश ट्रिगर चाहिए। टैरिफ को लेकर कुछ अच्छी अपडेट होगी तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, खराब अपडेट होगी यहाँ से भी तो हमको ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ पूछोगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन की ही देखने को मिल रही है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी वजह से बेचना है, खरीदना है। जस्ट मैं आपको टेक्निकल चार्ट में क्या इंडिकेशन है, किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, वो सिखाने की कोशिश करो। अगर कुछ मेजर ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसको भी चेक करेगा इन्वेस्टर ट्रेडर की वो शॉर्ट कवरिंग है या फिर वो एक फ्रेश बाइंग है। और उसको देखने के लिए एफआईएस का डेटा देख सकते हैं, इन्वेस्ट इन भारत देख सकते हैं, जिसमें हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आईपीओ मार्केट भी अभी के समय गर्म हो चुका है। 2 आईपीओज हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है, अभी के समय ओपन है। अब अप्लाई करने से पहले जीएमपी देखता है इन्वेस्टर कि कितना प्रीमियम है उसके अंदर, कितने पैसे उसको लिस्टिंग गेन्स में मिल सकते हैं। अब लिस्टिंग गेन के बाद में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर वो फंडामेंटल्स देखेगा, टेक्निकल्स देखेगा। बट उससे पहले अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो सिंपल सा जीएमपी देखता है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है, एक कंपनी है ब्लू स्टोन, ये ज्वेलरी कंपनी है और इसमें 2% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है। तो जब भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रेडर उसको अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि 2% के लिए क्या ही रिस्क ले। साथ में आप देखोगे ना तो एक और आईपीओ है जिसका नेम आपके सामने है, रेगाल रिसोर्सेज। इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न है 25%, विच इज़ ओके। 25% अगर आपकी 15,000 रुपीज़ पर बन जाते हैं तो ठीक है, वो भी एक ओके अमाउंट होता है।
तो 25%, 50% अगर ये मिलते हैं, उसके ऊपर मिलते तो डेफिनेटली लगाते हैं। काफ़ी लोग ये सोच के चलते हैं कि 50% मिलेगा तो लगाऊंगा, काफ़ी लोग इसको 25% भी सोच लेते हैं कि चलो 25 मिलेगा तो भी लगा देता हूँ, क्या जा रहा है। 25 से नीचे आता है तो मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो जब मार्केट गिरेगा तो फिर वो जीएमपी झटके से नीचे जाता है और कभी कभी माइनस में भी ओपनिंग हो जाती है। तो 25% ठीक है। अब आप बताइए कमेंट करके, आपने इसमें अप्लाई किया, करने वाले हो या नहीं। और मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 144 स्टॉक्स का लॉट है और इसके अंदर आपको 102 रुपये का स्टॉक मिलेगा एक। 12 तारीख यानी आज की डेट से लेकर 14 तारीख तक ये ओपन है। देखो इश्यू साइज कितना है, 306 करोड़ का, बहुत ही छोटा है। यानी यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस हो गए किसी को मिलेगा। मैक्सिमम उन लोगों को मिल सकता है जिनके पास में मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हो। यानी एक व्यक्ति के पास में अगर 2 डीमेट अकाउंट है, मान लो आपके पास में ज़ीरोधा पे है, एंजल पे है, तो अगर आप दोनों से अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगी। मल्टीपल अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके पास में चाहे ज़ीरोधा में 5 अकाउंट हो, बट वो अलग अलग पैन कार्ड से हो, एक पैन कार्ड के साथ में नहीं हो। तो आपके फैमिली के अकाउंट है, मान लो परिवार में 3 या 5 सदस्य है, सभी का डीमेट अकाउंट है, तो हो सकता है किसी ना किसी को मिल जाए। तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट जिनके पास में होंगे उनके चांसेस काफ़ी हाई है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं कि हम आपको ट्रिक बताते हैं, काफ़ी लोग पैसे भी आपसे लेते हैं कि हम आपको ट्रिक बता दें। दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होती है, जस्ट ये लक का गेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि डे 1 पे अप्लाई करोगे तो मिलेगा, डे 3 पे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास में जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट होते हैं उतने चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जितनी एप्लीकेशन मतलब वो लगाएगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ सकता है आईपीओ निकलने के लिए। तो इसी वजह से काफ़ी लोग आईपीओ के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन यानी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ को लेकर। कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है रिजल्ट को देखने के बाद में, जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। टोटल 8% का झटका यहाँ पे लग चुका है। ओपनिंग आप देखोगे तो ओपनिंग गैप डाउन के साथ में हुई थी। इट मीन्स जो रिएक्शन था नेगेटिव था रिजल्ट का। 64 का पी है अभी भी इसका, तो अभी भी महंगा है स्टॉक, और इसी वजह से यहाँ से बेचते जा रहे इन्वेस्टर्स। देखो रिजल्ट कैसे थे आपको बताइए, रिजल्ट अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। 6% के साथ में ओपनिंग होती है इसकी खराब, और प्रॉफिट इसका सिंक कर गया 3% के साथ में। ब्रोकरेज कॉशियस है। जो रेटिंग हम बोल सकते हैं ब्रोकर हाउसेज की, वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल पा रही है। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री में बोला गया जा चुका है कि हमारे जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो कम होने के पीछे एक रीज़न है हमारे जो कच्चे माल है, जिसमें पॉलीमर आते हैं, केमिकल आते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। पीवीसी के प्राइजेस होते हैं, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो महंगे दाम पे कच्चे माल लिए, उससे इन्वेंट्री बनाई, अब उसको बेच नहीं पा रहे, वो स्टॉक में है इन्वेंट्री, उसको बेचेंगे सस्ते में तो प्रॉफिट के मार्जिन कम हो गए। ये सीन अभी के समय यहाँ पे चल रहा है। अब देखो अभी के समय तो ये जो प्राइस है ना, ये रिबाउंड हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हो सकता है कुछ खास झटका ना लगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ये जुलाई के अंदर स्टेबलाइज हो चुके हैं। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगी रिकवरी इन पीवीसी प्राइसेस। पीवीसी के जो प्राइसेस है उसके अंदर रिकवरी आती है तो ये महंगे में उसको बेच पाएंगे पाइप्स को, और अपनी जो भी इन्वेंट्री महंगे में इन्होंने बना दी थी कच्चे माल को महंगे में खरीद के, वो सेट ऑफ कर पाएंगे, उसमें बैलेंस ला पाएंगे। लेकिन अगर पीवीसी के प्राइसेस नीचे रहे तो ऑब्वियस इनको सस्ते में बेचना पड़ेगा, महंगे में इन्होंने बना दिया है तो प्रॉफिट के मार्जिन इनको कम ही देखने को मिलेगा। साथ में कैपेक्स कितना करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी है, इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग हम बोल सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है इस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ के ऊपर। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मैनेजमेंट की अभी फिलहाल यही कमेंट्री देखने को मिली जो कि इन्वेस्टर को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला है। अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस करिए कि स्टॉक अभी ऊपर से कितना नीचे है, तकरीबन 50% नीचे है। यहाँ पे आपने देखा एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन यानी सेलिंग, काफ़ी लोग इसमें निकलते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, काफ़ी लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। उसके बाद में स्टॉक ने उसी रेसिस्टेंस को लिया, जो सपोर्ट था वो मेंटेन नहीं हुआ, वापस से एक ब्रेकडाउन, उसके बाद में वापस से एक रेसिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन। तो ऐसे माहौल में इन्वेस्टर स्टॉक्स को बेचता है अगर उसको प्रॉफिट बुक करना है तो, अगर उसने ऊपर लिया है तो, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद में एक काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें होती है खराब नंबर्स आने की वजह से। उसके बाद में एक तेजी आती है पिछले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ मिलने की वजह से, वापस से स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। मेजर सपोर्ट क्या है इसका, मेजर सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे है, जो कि थोड़ा सा और नीचे है इसका। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक, जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तो ठीक है, अपने सपोर्ट के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है।
क्वेश्चन ये बन जाता है कि इन्वेस्टर अब क्या करे। काफ़ी इन्वेस्टर्स को नुकसान है, काफ़ी इन्वेस्टर के हाथ में प्रॉफिट है नहीं, जिन्होंने सपोर्ट पे लिया होगा मेजर सपोर्ट पे उनके हाथ में प्रॉफिट नहीं है, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बुक कर दिया होगा, री एंटर किया होगा। तो ऐसे में देखिए मार्केट अभी, सीधी सी बात है, जब भी अगर आपको कुछ ऐसी कंपनीज के स्टॉक को खरीदना है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और इस मार्केट के अंदर आप उसके प्राइसेस को गिरता हुआ नहीं देख सकते हैं, आपको बेचना ही नहीं है, तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके देखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आप बुक नहीं करोगे, जब तक वो आपका लॉस नहीं होगा, अभी आपको लॉस दिख रहा है तो वो आपका लॉस नहीं है क्योंकि आपने उसको बुक नहीं किया है और आपको बुक करना ही नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्यों देख के परेशान होना। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट करते हो, एक्टिव इन्वेस्टर हो, जिसमें आप टाइम से अपनी रीबैलेंसिंग करते हो, खराब कंपनीज या जो भी कंपनीज आपको अंडर परफॉर्म करके दे रही है उनके स्टॉक्स को बेचते हो, या जिस सेक्टर में आपका कन्विक्शन कम हो चुका है उसको निकालते हो, तो ऐसे में स्टॉक्स बेचे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखनी होती है इन्वेस्टर को। अगर वो सब चीज़ें नहीं कर सकता इन्वेस्टर, तो सिंपल सा फंडा है कि स्टार्टिंग करें म्यूचुअल फंड के साथ में, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर करते हैं, उसके साथ में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करें। ये आपको बताएगा कि यहाँ पे किस तरह से पैसा बनता है, किस तरह से स्लो तरीके से पैसा बनता है, और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास में एक ये होगा पोर्टफोलियो जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज होगी, देखो एस्ट्रल म्यूचुअल फंड के पास भी है, वो खरीदते बेचते हैं रिजल्ट को देखते हुए। अभी ये जो कैंडल बनी है ये किसने बेचा है? म्यूचुअल फंड ने बेचा है, एफआईएस ने बेचा है, तो उनके पास भी होता है होल्डिंग्स। अगर आप देखोगे तो उनके पास भी होल्डिंग है एस्ट्रल की। तो वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो टाइमली रीबैलेंसिंग करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वो इन्वेस्टर नहीं कर पाता है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाता है, तो वो काम म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ सकता है। लेकिन डायरेक्ट के अंदर कुछ कंपनीज वो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखेगा जहाँ पे उसको कन्विक्शन है, क्योंकि पैसा डायरेक्ट में ज़्यादा बनता है अगर अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइजेस पे ले लिया और होल्ड किया। और डायरेक्ट में पोर्टफोलियो भी अगर किसी ने म्यूचुअल फंड मान लो ले रखा है, तो काफ़ी सारी कंपनीज है उसके पास में, 30-50 कंपनीज है, तो डायरेक्ट में उसको बहुत सारी कंपनीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो 10-12 कंपनीज के अंदर सेटिस्फाई हो जाता है, और 10-12 कंपनीज को ट्रैक करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, तो वो रीबैलेंसिंग भी आसानी से कर सकता है। तो इसको लेकर अगर आप चाहते हो एक वीडियो में लेकर आऊँ जिसमें किस तरह से दोनों को कॉम्बिनेशन बैठा के अपन कर सकते हैं इन्वेस्टिंग फंड और डायरेक्ट की, तो कमेंट कर देना। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ इस तरीके तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए अलग चैनल बनाओ, यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करो, तो मैक्सिमम कमेंट हो गए तो ही बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इन्वेस्टर की नहीं है, मतलब गलती इन्वेस्टर की नहीं है, या प्रॉब्लम कंपनी की नहीं है, सेक्टर की है। तो वहाँ पे इन्वेस्टर गलत ही जाएगा, ऑब्वियस है। अभी कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है? कोई भी सेक्टर ऑलमोस्ट अच्छा नहीं कर रहा है परफॉर्म। अगर आप देखोगे तो ये एस्ट्रल है, ऊपर से कितना नीचे है? 50% के साथ में नीचे है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे एस्ट्रल कंपनी खराब है, मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें पैसे नहीं बने, पैसे नीचे आ गए, बाकी कंपनीज अच्छी है। अब बाकी कंपनीज को देख लो, यहाँ पे कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्री, इसका नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये कितना गिरा था? 51% गिरा था। थोड़ी सी रिकवरी इसमें भी चल रही है एस्ट्रल की तरह। अब इसके भी कुछ क्वार्टर खराब आ गए तो वापस से ये भी नीचे। ठीक है, तो ये भी नहीं कर रहा है अच्छा। अगर आपको प्रिंस पाइप का पता है तो उसकी तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, उसको भी चेक कर सकते हैं। एक और मैं थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बताऊँ इंडिया की सीपीवीसी पीवीसी पाइप के अंदर, फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी दोस्तों 60% के साथ में क्रैश हो चुका है, और इसमें भी पैसे नहीं बने, और ये भी वापस से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब टोटल सेक्टर अच्छा नहीं करता है तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कुछ सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। पेंट सेक्टर बोल सकते हो, उसकी अलग प्रॉब्लम है, यहाँ पे अलग प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके सारे स्टॉक्स तो बेचे नहीं जा सकते, बस पेशेंस रखा जा सकता है, रिस्क मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा सा कम पैसे लगा के, या टाइमली एवरेज करके। अननेसेसरी फालतू के पैसे नहीं लगाने चाहिए कि स्टॉक नीचे तो खरीद लेता हूँ, वो मतलब नहीं, उसमें एलोकेशन बढ़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देख के चलनी है, पेशेंस रखना है। अगर एक इन्वेस्टर है आदमी, तो ट्रेडर है तो फिर उसको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और टाइमली उसको स्विच करना है। सेकंड कंपनी के ऊपर बातचीत करते हैं। कंपनी का नाम है वीनस पाइप। टोटल 5% का झटका जिसको लग चुका है। अब यहाँ पे 28 का पी है, 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। छोटी कंपनी है, और इसका कारण क्या है? इसके कारण है इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। कंपनी की सेल्स 15% के साथ में बढ़ चुकी है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% के साथ में घट चुका है। क्यों के बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट ने इनलाइन किया, लेकिन वायन बेसिस में कंपनी की प्रॉफिट ने 10% गिरावट दर्ज की है। अब देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब वीनस पाइप के नंबर्स पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छे आए थे तो वीनस अच्छा करा था, हरिओम पाइप अच्छा नहीं करा था। ठीक है, और काफी लोगों ने कमेंट किया था कि ये कंपनी अच्छी है, हरिओम पाइप अच्छी नहीं है। अभी की सिचुएशन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सेल्स 15% के साथ में बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 10% के साथ में कम हुआ है। हरिओम के प्रॉफिट आपके सामने, इसमें 34% के साथ में सेल्स बढ़ी, 34 या 35% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो अभी के समय ये कंपनी अच्छी है। तो ट्रेडर चेस करेगा मोमेंटम को, जिसके अंदर वो अभी हरिओम पाइप को देखेगा, लेकिन इन्वेस्टर देखिए होल्ड करेगा। कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं जो खराब जाते हैं कुछ कंपनीज के, कुछ क्वार्टर अच्छे जाते हैं।
अब इसका रिएक्शन आप देख चुके हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि 2 बजे के आसपास इसके नंबर्स आए थे, तो रिएक्शन के रूप में आपने देखा स्टॉक 5% के साथ में गिर के बंद हो चुका है। और इसमें हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो वापस से अपने सपोर्ट पे आने की कोशिश करा है स्टॉक, और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मेजर सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि एक बड़ी तेजी इसी सपोर्ट से मिली थी। और यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया था, तो इसी के आसपास अभी एक सपोर्ट बना हुआ है। वापस से स्टॉक उसी पर जाने की कोशिश में है, जिसमें आप वन डे की कैंडल देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स थे, उसके बाद में ठीक ठाक से पैसे बने हैं, स्विंग बने हैं, कुछ बाउंस देखने को मिला है। सो वापस से वही जाने की कोशिश करा है। सो कंपनी अच्छी है, बट अभी नंबर्स अच्छे नहीं आए, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई भी कमी इसमें देखने को नहीं मिलती है। अगर किसी को देखना है बड़ी कंपनी स्टील पाइप ट्यूब्स के सेक्टर के अंदर, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है। छोटी कंपनीज के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो हरिओम पाइप से, विनस पाइप से, इनके ऊपर आप अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।